नमस्कार, आपका स्वागत है इस हफ्ते के सबसे दमदार हिंदी न्यूज बुलेटिन में। हम लेकर आए हैं उड़ीसा की ग्राउंड रिपोर्ट, भारत की टॉप हेडलाइंस, दुनिया के बड़े अपडेट, बिजनेस की हलचल, स्पोर्ट्स की सुपर एक्शन और एंटरटेनमेंट की मसालेदार खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके वीकली न्यूज पावर पैक के साथ। सूडान में चल रहे भीषण गृह युद्ध के बीच फंसे उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले के युवक आदर्श कुमार बेहरा को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के प्रयासों से आदर्श की सकुशल वापसी संभव हो पाई। आदर्श सूडान के नॉर्थ डारफुर राज्य के एल फासर शहर में लापता हो गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की मदद से भारत सरकार ने उनका रेस्क्यू कराया। बुधवार को भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आदर्श का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उड़ीसा सरकार लगातार उनके परिवार के संपर्क में रही और हर संभव सहायता दी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आदर्श की सुरक्षित वापसी पर खुशी जताई और केंद्र सरकार व विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज आदर्श सुरक्षित अपने घर लौट पाए हैं। दिल्ली कार बम धमाके की जांच में अब उड़ीसा कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस धमाके में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड उड़ीसा के जाजपुर और भद्रक जिलों की मोबाइल दुकानों से खरीदे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों जिलों में छापेमारी की और 2 मोबाइल दुकान मालिकों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल संदिग्धों ने धमाके से पहले किया था। फिलहाल दोनों दुकानदारों से गहन पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ओडिशा सरकार ने अपार्टमेंट मालिकों और खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब अपार्टमेंट के कॉमन एरिया यानी साझा हिस्सों का पंजीकरण आसान कर दिया गया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब केवल 20,000 रुपए में पूरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया का पंजीकरण किया जा सकेगा। नगर विकास मंत्री का कहना है कि इससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया है। गौरतलब है कि 2023 में ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लागू होने के बावजूद कॉमन एरिया पंजीकरण को लेकर अड़चनें आ रही थी। नई व्यवस्था के तहत अब एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज या हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर पंजीकरण संभव होगा, जिससे अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज होगी। ओडिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 19 और 20 दिसंबर को ओडिशा एआई सम्मेलन 2025 का आयोजन होने के साथ ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि फरवरी में होने वाले इंडिया इम्पैक्ट एआई सम्मेलन से पहले देश के 8 राज्यों में क्षेत्रीय एआई सम्मेलन आयोजित होंगे, जिनमें ओडिशा भी शामिल है। मंत्री जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत ओडिशा को देश का एआई हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ओडिया भाषा को एआई से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे तकनीक आम लोगों तक पहुंच सके। ओडिशा के किसानों के हित में केंद्र सरकार से उसना चावल की उठान मात्रा को बढ़ाने की मांग की है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ओडिशा के सांसदों, विधायकों और बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र से उसना चावल की उठान सीमा को मौजूदा 20 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 25 लाख मैट्रिक टन करने का आग्रह किया। प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ओडिशा में खरीफ और रबी सीजन में धान खरीद लक्ष्य 50 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 58 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में उसना चावल का उत्पादन अधिक होता है और 2025-2026 खरीफ सीजन की खरीद शुरू होने से पहले भारतीय खाद्य निगम द्वारा शीघ्र उठान बेहद जरूरी है। जल्द उठान होने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। ओडिशा में फार्मा सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। भुवनेश्वर में आयोजित फार्मा सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि राज्य को आने वाले समय में देश का एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने देश विदेश के निवेशकों से ओडिशा में फार्मा सेक्टर में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत सहयोग, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इस सम्मेलन में कुल 6,263 करोड़ रुपए के 45 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इन निवेशों से ओडिशा में 38,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा और युवाओं के लिए रोजगार की नई उम्मीद बनेगा। ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब वीजा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होगी। राजधानी भुवनेश्वर में जल्द ही ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसके लिए औपचारिक मंजूरी दी है।
राज्य सरकार इस वीजा सेंटर के लिए करीब 3000 वर्ग फुट जगह उपलब्ध कराएगी। यह सेंटर बरमुडा बस टर्मिनल बिल्डिंग में कार्यरत होगा। अब तक अंतर्राष्ट्रीय वीजा के लिए ओडिशा के नागरिकों को कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद जाना पड़ता था। लंबे समय से उठ रही जनमांग को देखते हुए राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, जिससे यात्रियों का समय और खर्च दोनों बचेगा। ओडिशा कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती देना वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम को भारी पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद मुकीम को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास के प्रस्ताव को एआईसीसी ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार 11 तारीख को मुकीम ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास के नेतृत्व को खुली चुनौती दी थी। मुकीम ने आरोप लगाया था कि पीसीसी अध्यक्ष कांग्रेस के बजाय अन्य दलों के हित में काम कर रहे हैं और सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रबंधन में खामियों के कारण नुआपड़ा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चर्चित अधिवक्ता पितबास पंडा हत्याकांड में पूर्व विधायक विक्रम पंडा को बड़ा झटका लगा है। ब्रह्मपुर एडीजे 3 कोर्ट ने विक्रम पंडा समेत 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिन आरोपियों की जमानत खारिज हुई है उनमें पूर्व विधायक विक्रम पंडा, पूर्व मेयर शिवशंकर दास, मदन मोहन दलई, सुनील होता और शून्य दास शामिल हैं। फिलहाल सभी आरोपी ब्रह्मपुर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक कालीचरण मिश्र और अविनाश पाढ़ी ने मामले की पैरवी की। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर कुमार पूर्णिमा की रात अधिवक्ता पितबास पंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की सुनवाई जारी है। नए साल और क्रिसमस को लेकर पूरी श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी दिव्यज्योति पाढ़ी ने बताया कि नववर्ष के दिन भक्त केवल सिंह द्वार से ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, जबकि अन्य 3 द्वारों से बाहर निकलेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित और सुरक्षित दर्शन कराना है। 25 तारीख को क्रिसमस और उसके बाद नए साल के अवसर पर श्री मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए नीति नियम, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर प्रशासन और पुलिस के बीच बैठक हुई। बैठक में एसपी मौजूद रहे। समुद्र तट से लेकर श्री मंदिर, रेलवे स्टेशन से बड़दांड तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सूचना व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। बीजेपी का ये चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। इसके लिए कई नेताओं का नाम कयासों में चल रहा था, लेकिन नितिन नवीन के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंकाया है। वह बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। वह 5 बार के विधायक हैं। नितिन नवीन महज 45 साल के हैं। बीजेपी की जिम्मेदारी संभालने वाले वो सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकसभा के पटल पर पुनर्स्थापित किया, जिसके बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के नाम के साथ इसके कई नियमों को बदलने पर सदन में चर्चा और सांसदों से मंजूरी मिलने के बाद मनरेगा की जगह बीवीजी रामजी अस्तित्व में आएगा। अब मनरेगा के तहत ग्रामीणों को नए विधेयक से ऐसे मॉडल की स्थापना करने की तैयारी कर रही है, जिससे गांव के स्तर पर विकास कार्यों की दिशा तय हो। जिन 4 प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया है उनमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसमी घटनाओं के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा की शुरुआत करने के साथ ही यात्रा के तहत जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान दौरे किए। इस दौरे का उद्देश्य इन देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है, जिससे इन क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक भूमिका और सशक्त हो सके। ओमान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान भारत ओमान द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष मिशन और तकनीकी नवाचारों में भारत की वैश्विक उपलब्धियों को रेखांकित किया। सिडनी से बड़ी खबर,
एक संभावित आतंकी हमले को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और खुफिया एजेंसी ASIO ने फिल्मी अंदाज में नाकाम कर दिया। खुफिया इनपुट के आधार पर सिडनी के लिवरपूल इलाके में गुरुवार दोपहर पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका। न रुकने पर गाड़ी को टक्कर मारकर रोका गया और 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी बॉन्डी बीच की ओर बढ़ रहे थे, जहां पहले भी घातक हमला हो चुका है। पुलिस ने सभी संदिग्धों के हाथ बांधकर सड़क किनारे लाइन में बैठाया। इस एंटी टेरर ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल जांच जारी है और सिडनी में सुरक्षा अलर्ट पर है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। उनके गो टूर ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हर शहर में मेसी को देखने के लिए फैंस का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसके बाद मेसी गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित ये वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र उन्हें बेहद पसंद आया। यहाँ मेसी ने हाथी के साथ फुटबॉल खेला, शेरों को नजदीक से देखा और भारतीय संस्कृति का अनुभव किया। मेसी ने कहा कि वे वनतारा दोबारा जरूर आएंगे। भारत से लौटने के बाद मेसी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, नमस्ते भारत, शानदार स्वागत और प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेला जाने वाला चौथा T20 मुकाबला घने कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया। एकाना क्रिकेट स्टेडियम में टॉस तक नहीं हो सका। अंपायर्स ने रात 9 बजे तक हालात सुधरने का इंतजार किया, लेकिन विजिबिलिटी कम रहने के चलते मैच रद्द करना पड़ा। इस मुकाबले के रद्द होने के बाद टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे बनी हुई है। अब सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच रद्द होने के बाद टिकट रिफंड को लेकर भी बयान सामने आए हैं। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि टिकट रिफंड की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन की है और दर्शक BCCI की रिफंड पॉलिसी के तहत शुल्क कटौती के बाद पैसे पाने के हकदार हैं। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीकली बुलेटिन से आपको मिला होगा पूरा हफ्ते भर का परफेक्ट न्यूज राउंड अप। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी एनर्जी और भी खबरें और भी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।